गुड़गांव 2015। एंटीसिपेटरी बेल। मैंने ग्रोफर्स को उनके सीएफओ के रूप में ज्वाइन किया और पहले दिन ही मैंने अपने एप्पल कंप्यूटर पर इस नाम की फाइल बनाई। उस समय ग्रोफर्स एक छोटे से वेयर हाउस में ऑपरेट कर रहा था जहां पर कुछ 15 लोग काम करते थे। ग्रोफर्स ने हाल ही में B2B ब्रांड जो मर्चेंट्स को डिलीवरी सर्विस ऑफर करता था उससे शिफ्ट होकर एक कंज्यूमर फेसिंग ब्रांड बनाया जो ग्रोसरी डिलीवर करता था। उस दिन 30 ऑर्डर आए थे जो उस वक्त का सबसे ज्यादा स्कोर था। कल अच्छा दिन था, हमें टोटल 30 ऑर्डर मिले, लेकिन एक पंगा हो गया। मेरी ज्वाइनिंग के पहले दिन पर ही अलबिंदर ने मुझे बताया ग्रोफर्स ने एक ऑर्गेनिक वेजिटेबल वेंडर को ऑनबोर्ड किया था। उन वेंडर मिस्टर कपूर ने अपने ही ऑर्गेनिक वेजिटेबल बिजनेस से 500 रुपए की सब्जी अपने घर पर डिलीवर करवाई। उस दिन 30 ऑर्डर्स फुलफिल करने थे और मैनेजर ने ध्यान नहीं दिया कि वहां पर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लिखा हुआ है और उसने किसी रेगुलर वेंडर से ही वेजिटेबल्स उठाकर ऑर्डर फुलफिल कर दिया। कपूर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और उन्होंने इस चीज को एक गलत डिलीवरी की तरह नहीं देखा बल्कि उसे एक फ्रॉड की तरह देखा। इतना कुछ हो गया था कि उन्होंने पास के ग्रेटर कैलाश पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर दिया। किस्मत का खेल था कि कपूर उस बिल्डिंग में रहता था जिस बिल्डिंग में उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली रहते थे। क्योंकि उसका एड्रेस मिनिस्टर के एड्रेस के पास ही था तो पुलिस ने भी रिपोर्ट दर्ज करने में ज्यादा देरी नहीं लगाई। इंडियन पीनल कोड सेक्शन 420 के अंडर ग्रोफर्स के 2 डायरेक्टर अलबिंदर सिंह और उसके को फाउंडर सौरभ कुमार पर चीटिंग का केस लग गया। अलबिंदर चाहता था कि मैं ये मैटर अपने हाथ में लूं और इसे सॉल्व करूं। मेरा ब्रदर इन लॉ शौनक एक क्रिमिनल डिफेंस लॉयर था, इसलिए मैंने ये केस सबसे पहले उसी के पास ले जाना सही समझा। उसने बहुत जल्द अलबिंदर और सौरभ को साकेत कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल दिला दी। बेल मिलने पर शांति तो हुई, लेकिन टेक्निकली इसका मतलब यह था कि पुलिस उन्हें अरेस्ट करने से 7 दिन पहले इन्फॉर्म करेगी और फिर वो उन्हें अरेस्ट कर सकती है। इस मुद्दे को अभी भी सॉल्व करना बचा हुआ था। मैंने कपूर से बात करने की कोशिश की और मुझे जल्दी समझ आ गया कि वो सिर्फ गलत वेजिटेबल्स की डिलीवरी पर गुस्सा नहीं है। उनके बेटे ने आई से ऑर्गेनिक नाम की कंपनी सेटअप की थी और ग्रोफर से बहुत समय पहले शुरू होने के बाद भी वो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट नहीं खींच पाई और अब जब उसे ग्रोफर्स के साथ ही एक वेंडर बनना पड़ गया था, ये बात उसे अच्छी नहीं लग रही थी। ये साफ था कि वो इस मैटर को आसानी से जाने नहीं देगा। क्योंकि एफआईआर फाइल कर दी गई थी तो अब इसे सिर्फ हाईकोर्ट में ही सॉल्व किया जा सकता था। रौनक ने मुझे एक हाईकोर्ट लॉयर से मिलवाया जो नीति बाग दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे थे। एक जॉली पुंजू लॉयर ने अपने पंजाबी एक्सेंट में मुझे विश्वास दिलाया कि यह एक बहुत छोटा सा केस है और वो इसे आराम से निपटा देंगे। मुझे लगा कि उसे और भी डिटेल चाहिए होगी, लेकिन उसका जवाब तो बहुत ही रिलैक्स्ड था। ग्रोवर साहब जी, छड्डो मिट्टी पाओ, मैंने रफा दफा करवा देना है। या तो वो सही से प्रिपेयर्ड नहीं था या फिर वो ओवर कॉन्फिडेंट था। अलॉटेड डेट पर हाईकोर्ट ने एफआईआर को क्वॉश करने से मना कर दिया। मेरे करियर में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं उसकी मदद नहीं कर पाया जिसे मेरे ऊपर भरोसा था। हालांकि अलबिंदर ने फिर मुझे गिरी सुब्रमण्यम से मिलवाया जो गोपाल सुब्रमण्यम के बेटे थे। सुब्रमण्यम सीनियर ने एक रेप्यूटेड लॉयर होने के साथ ही इंडिया के सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी सर्व किया था। गिरी की एडवाइस पर हमने इस केस को एक और सीनियर लॉयर मिस्टर सेठी को सौंप दिया। स्ट्रैटेजी ये थी कि वो इस केस को वापस हाईकोर्ट में ले जाएंगे और फिर उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट हो जाने के बाद हमारे पास सुप्रीम कोर्ट तक जाने का रास्ता खुल जाएगा। प्लान के हिसाब से एफआईआर को क्वॉश करने के लिए रिक्वेस्ट को कोर्ट में ले जाया गया और वहां पर ये फिर से रिजेक्ट हो गया और अब हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते थे। इस स्टेज पर मैंने गिरी से रिक्वेस्ट की कि क्या उसके पिताजी सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस प्रेजेंट कर सकते हैं। उस समय उनके लेवल के सीनियर लॉयर्स एक हियरिंग के 7.5 लाख रुपए चार्ज करते थे। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट था, लेकिन अब हम रिस्क नहीं ले सकते थे। मुझे याद है कि मैंने लॉयर गोपाल सुब्रमण्यम से मीटिंग की थी। जब मैंने उन्हें पूरा केस एक्सप्लेन किया तो अगले 15 मिनट तक वो हंसते रहे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी केस सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जा सकता है। बहुत देर हंसने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा था कि जिस कोर्ट में इस केस की हियरिंग है उसके जज का नाम क्या है। मैंने उन्हें बताया कि उनका नाम जगदीश सिंह कहर है जो आगे चलकर इंडिया के 44th चीफ जस्टिस बने। उनका नाम सुनकर उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि केस किसी भी तरफ जा सकता है। अपॉइंटेड डेट पर हम इस 500 रुपए के वेजिटेबल वाले केस के लिए कोर्ट पहुंच गए थे, जिसके लिए हम पहले से ही कई सारी कोर्ट हियरिंग्स देख चुके थे।
हमारे केस का नंबर 14 था और ये मेरी बर्थ डेट भी है और मेरा लकी नंबर भी। इसलिए मैं भगवान से उम्मीद कर रहा था कि काश ये नंबर आज भी लकी साबित हो। सच बताऊं तो मुझे उस वक्त पॉसिबल नहीं लग रहा था, क्योंकि हमसे पहले वाले 13 केसेस को 2 मिनट में खारिज कर दिया गया था। हर केस नंबर बुलाने के बाद मुझे 2 आवाज आती थी। पहले मैं सुनता था, जनाब, ये वो डिफेंडर का लॉयर था जो एक्सप्लेनेशन देने वाला था। और फिर अचानक धड़ से आवाज आती उस केस फाइल के जज के हाथों से नीचे गिरने की, जिसका मतलब यह था कि केस खारिज हो गया था। अब यह 500 रुपए का केस मेरे गले का फंदा बना हुआ था। केस नंबर 14 को बुलाया गया। हालांकि यह जनाब से शुरू नहीं हुआ। गोपाल सुब्रमण्यम ने जज का अटेंशन खींचते हुए कहा, यह मेरे करियर का सबसे इंटरेस्टिंग केस है। उन्होंने आगे बोलना कंटिन्यू किया, सर, एक स्ट्रीट साइड वेंडर ने आपको यह बोलते हुए आम बेचा कि आम मीठा है। आपने आम खाया और आपको वो मीठा नहीं लगा। तो क्या हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसे केसेस को लेकर बैठा रहेगा? उन्होंने अपनी बात कंटिन्यू की और केस को एक्सप्लेन करना शुरू किया। अगर ये जेंटलमैन कह रहे हैं कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, तो हमें उस प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा, जिससे हम समझ पाएं कि यह फ्रॉड का केस है या नहीं। उन्होंने टेक्निकल अरेंजमेंट का यूज करके उस चीज पर ध्यान डाला कि पुलिस ने उस प्रॉपर्टी को तो प्रिजर्व किया ही नहीं जो इस केस में वेजिटेबल्स थी। और उन्हें अच्छे से पता था कि सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर वर्डिक्ट लॉ के इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड होता है, ना कि केस के मेरिट पर। वो बिल्कुल सही थे। उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी जो प्रूव कर सके कि वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक थी या नहीं, और यह नहीं पता चल सकता कि फ्रॉड हुआ है या नहीं। जज ने अपने अग्रीमेंट को नोट कर लिया, एफआईआर को क्वॉश कर दिया गया और केस को खत्म कर दिया गया। यह अलग बात है कि हमें एक 500 रुपए के केस के पीछे 8 महीने लगाने पड़े और उसे सॉल्व करने के लिए 25 लाख रुपए खर्च करने पड़े। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इन 8 महीनों के टाइम में जब भी मैं फंड रेजिंग मीटिंग रखता, तो सबसे पहले मुझे इस 400 BC क्यूरियस केस के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ता। ग्रोफर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ इस तरीके से डिवाइड की गई थी कि प्रोडक्ट और टेक अलबिंदर संभालता था, ऑपरेशंस को सौरभ देखता था, और बाकी सब जो कमर्शियल, रेगुलेटरी और फाइनेंशियल चीजें थी वो मेरे अंडर आती थी। वैसे तो मैं कंपनी का CFO था, लेकिन पहले दिन से ही मैं एक थर्ड को फाउंडर की तरह काम कर रहा था। मिस्टर कपूर और वेजिटेबल्स का अजीब सा केस हैंडल करने के अलावा ग्रोफर्स में पहले 9 महीने मेरी काफी एक्टिविटी रही। एक तरफ हम हर हफ्ते नई सिटी में एक्सपैंड कर रहे थे और दूसरी तरफ हमारे फंड रेजिंग राउंड्स चल रहे थे। सीरीज ए राउंड में टाइगर और सिक्वोया ने पार्टिसिपेट किया और $35 मिलियन की वैल्यूएशन पर दोनों ने $5 मिलियन इन्वेस्ट किए। सीरीज बी राउंड में टाइगर, सिक्वोया के साथ DST ग्रुप ने भी अपनी दूसरी अपोलेटो नाम की इन्वेस्टिंग एंटिटी से पार्टिसिपेट किया। उसके बाद मैंने सीरीज सी राउंड इनिशिएट कर दिया, जिसमें न सिर्फ ये इन्वेस्टर्स थे, बल्कि उनके साथ सॉफ्ट बैंक ने भी ज्वाइन कर लिया और टोटल फंडिंग $120 मिलियन की मिली। अलबिंदर और मैं एक स्ट्रॉन्ग टीम थे। जब फंड रेजिंग के लिए US जाने की बात आई, तब अलबिंदर ने खुद को रेफर किया, लेकिन जब एक बार टर्म शीट साइन हो जाती और फिर जब तक पैसा हमारे अकाउंट में ना आ जाता, तब तक सारी चीजें मैं ही देखता था। 2015 का साल ग्रोफर्स के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि हम सिर्फ 9 महीने में $35 मिलियन की वैल्यूएशन से $370 मिलियन की वैल्यूएशन पर पहुंच गए। उस समय हमारा सबसे बड़ा कंपेटिटर बिग बास्केट था। हालांकि अलबिंदर और मैं एक टीम के रूप में इतने अच्छे से फंड रेजिंग कर रहे थे कि हम जल्दी उनके बराबर पहुंचने वाले थे। बिग बास्केट का बिजनेस हमसे 2 गुना बड़ा था और उनकी सोर्सिंग कैपेबिलिटीज भी हमसे बेहतर थी, और इसलिए उनके मार्जिन्स अच्छे थे। हालांकि वो ओल्ड स्कूल थे और उनका टेक इतना अच्छा नहीं था। ग्रोफर्स और बिग बास्केट की स्किल्स कॉम्प्लीमेंट्री थी। अगर उनका रिटेल अच्छा था, तो हमारा टेक और डिजिटल मार्केटिंग अच्छी थी। अगर वो वेयरहाउसिंग में स्मार्ट थे, तो हम लास्ट माइल डिलीवरी में अच्छे थे। अगर वो साउथ इंडिया में बड़े थे, तो हम नॉर्थ में बड़े थे। ये एक टिपिकल जोमैटो स्विगी जैसी कहानी थी, और इस केस में हम बहुत तेजी से फंड रेस कर रहे थे, लेकिन बिग बास्केट नहीं कर पा रहा था। सीरीज ए और सीरीज बी के राउंड्स के बीच में अलबिंदर चाहता था कि हम कंपनी को नए ज्यूरिसडिक्शन सिंगापुर में लेकर जाएं। ये करने के कई रीजंस थे, लेकिन सबसे पॉपुलर परसेप्शन, जो कि टैक्स बचाने का होता है, वो इनमें से एक नहीं था। पहला रीजन ये था कि कंपनी अगर इंडिया के बाहर बेस्ड होगी, तो इन्वेस्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठने से
इंडिया के 500 रुपए की केसेस की वजह से डर नहीं लगेगा, क्योंकि इंडिया के लॉ में जब बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की आती है तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और दूसरे डायरेक्टर्स में कोई फर्क नहीं किया जाता। कोई भी कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करेगा तो उसे कंपनी के रजिस्ट्रार में से कंपनी के डायरेक्टर का नाम सेलेक्ट करना होगा। और सिंगापुर में शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट को प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स में स्ट्रक्चर करने के लिए भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। और तो और इंडिया के मल्टी ब्रांड रिटेल के एफडीआई रिस्ट्रिक्शंस में अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस की वजह से फ्लिपकार्ट को 2011 में सिंगापुर में एक्सटर्नलाइज्ड कर दिया गया था। अलबिंदर को ऐसा लगा कि बाद में कभी मर्जर की पॉसिबिलिटी बनी तो अगर ग्रोफर्स भी एक्सटर्नलाइज्ड हुआ तो कॉम्प्लिकेशंस कम आएंगी। म्यूचुअल कॉन्टैक्ट से मैं टैक्स एक्सपर्ट हर्षल कामदार के पास पहुंचा, जो उस समय पीडब्ल्यूसी में काम करते थे। टैक्सेशन और स्ट्रक्चरिंग के मामले में एक बहुत ही सॉर्टेड इंसान। उसने बहुत सारे एक्सटर्नलाइजेशंस करवाए थे। उनसे इनपुट लेकर हमने इंडियन एंटिटी की मिरर शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर लेकर सिंगापुर में कंपनी बनाई। फिर सारे शेयर होल्डर्स ने ग्रोफर्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स नॉमिनल वैल्यू पर सब्सक्राइब किए। उस समय मुझे एक चैलेंज फेस करना पड़ा था, जो जोमैटो के दीपेंद्र गोयल के शेयर्स के साथ था, जिन्होंने ग्रोफर्स में 60 लाख इन्वेस्ट किए थे। दूसरे शेयर होल्डर्स ने इंडिया के बाहर भी पैसा कमाया था और उनके फॉरेन अकाउंट्स थे, इसलिए वो अपने फंड्स फॉरेन अकाउंट से ट्रांसफर कर सकते थे। लेकिन ये सेम केस गोयल के साथ नहीं था और इसलिए शेयर्स को उन्हें एलोकेट करने का चैलेंज मेरे सामने आया था। फिर अलबिंदर के एक रिलेटिव जो यूएस रेजिडेंट थे, उन्होंने शेयर्स को सब्सक्राइब किया और फिर उन्हें एक गिफ्ट डीड की तरह दीपेंद्र को भेज दिया और इस सिंगापुर की एंटिटी को पेरेंट बना दिया गया और उसका नाम ग्रोफर्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड रखा गया और ग्रोफर्स इंडिया अब उसका सब्सिडियरी था। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन था। खास करके हमें उन हजारों अग्रीमेंट्स को एंडोर्स करना था जिन्हें छोटे शॉपकीपर्स के साथ बनाया गया था। मैंने ये पूरा प्रोसेस 2 महीने के अंदर कंप्लीट कर दिया।